नमस्कार दोस्तों। एक 14 साल का स्कूली बच्चा अपने स्कूल के दीवार पर एक लाइन लिख देता है अपने अरबी भाषा में, जिसका मतलब है अब तुम्हारी बारी है डॉक्टर। और बस ये एक लाइन, अब तुम्हारी बारी है डॉक्टर, ये एक लाइन सीरिया में बारूद बन जाती है। जनता विद्रोह कर उठती है, सेना बगावत करती है और 54 साल से जो तानाशाही चल रही थी उसका तख्ता पलट हो जाता है। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, 54 साल पीछे। 1970 सीरिया के कमांडिंग इन चीफ, एयरफोर्स के कमांडर इन चीफ, जिनका नाम था हाफिज अल असद, पूरे आर्मी के ऊपर मजबूत पकड़ उन्होंने बनाई थी और उन्होंने उस वक्त के सरकार के साथ बगावत कर दी, लश्करी राजवट वहां पे लागू कर दी और खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। इन शॉर्ट, तानाशाह बन गया। दुनिया को भी यह लग रहा था ये सरकार, ये तानाशाह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उसको रीजन ये था कि सीरिया में 74% सुन्नी मुस्लिम है और ये जो तानाशाह था ये था शिया, ये शिया मुस्लिम था, जिनका परसेंटेज सीरिया में 14% है, ओनली 14%। तो इतनी बड़ी सुन्नी मुस्लिम जो व्यवस्था है या पॉपुलेशन है 74%, ये इस तानाशाह को नहीं झेलेगी। लेकिन वैसा हुआ नहीं। इस तानाशाह ने अपनी लश्करी मिलिट्री सिस्टम इस तरह से तैनात कर दी, अपनी जासूस यंत्रणा इस तरह से लगा दी कि कहीं पे भी अब उसके खिलाफ एक आवाज, एक चिंगारी भी उठने नहीं दी। धीरे धीरे लोग सिस्टम के साथ एडजस्ट हो गए। 2000 साल आया, 30 साल बीत गए। जो तानाशाह था हाफिज अल असद बूढ़ा हो गया, उसकी मृत्यु हो गई और उसका लड़का बशर अल असद, जिसने इंग्लैंड से, लंदन से आई स्पेशलिस्ट का एजुकेशन किया था, डॉक्टर था बाय एजुकेशन, वो वहां पे प्रेसिडेंट मतलब तानाशाह बन गया। अभी 2000 साल चालू था, फिर आगे 6 साल तक सिस्टम ऐसे ही चलती गई, कोई दिक्कत नहीं आई। अपने पिताजी की तरह उसने भी कंट्रोल में सब रखा, आर्मी सिस्टम, उसकी जो जासूस यंत्रणा थी वो भी अच्छी तरह सिस्टम नहीं थी, कहीं कोई आवाज उतने नहीं देना था, उतनी केयर वो ले रहा था। 2006 तक 6 साल कोई इश्यू नहीं हुआ, लेकिन 2006 से लेके आगे एक बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो गया। वहां पे सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई। 2006 से 2010 तक 4 साल ये सिलसिला चलता गया, सूखा पड़ना, बारिश न होना, और लोग बेहाल होते गए, परेशान हो गए, लोगों की हालत बिगड़ने लगी। लोगों को अपेक्षा थी सरकार से, सरकार मदद करेगी, सरकार कुछ राहत देगी, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ भी राहत नहीं मिली, कुछ भी मदद नहीं मिली। इसलिए फिर असंतोष बढ़ता गया, क्योंकि लोगों के ध्यान में आ गया कि ये हम सुन्नी मुस्लिम है मेजॉरिटी में और ये शिया मुस्लिम है, इसलिए हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर अपनी सरकार होती तो आज मदद मिल जाती। लोग परेशान हो गए। अभी उसी वक्त 2010 और 2011 के बीच जो अरब कंट्रीज थे उनके नेबरहुड में, आजू बाजू में, पड़ोस में, वहां पे भी इस तरह की तानाशाही थी। वैसे आप देखेंगे इस्लाम कंट्रीज में कुछ राज कराने के जो राज्य चल रहे, उतना अगर आप छोड़ देंगे तो बहुत सारे जगह तानाशाही थी, लश्करी राजवट लगती है, उखाड़ी जाती है, ये परंपरा चलती रहती है। अपने अपने पड़ोस में, पाकिस्तान में भी देखा, कई बार ये हो चुका है। तो वैसे ही उनके पड़ोस में ट्यूनेशिया या फिर इजिप्ट या और भी कुछ कंट्रीज थे जहां पे भी तानाशाह थे, और उन तानाशाह के खिलाफ जनता ने आंदोलन शुरू किया, विद्रोह चालू किया और धीरे धीरे उसको उखाड़ भी दिया। उसे एक नाम मिला था अरब स्प्रिंग।
अब ये अरब स्प्रिंग जो था उसके कारण लोग इंस्पायर होते गए, बातें चलने लगी। सीरिया में भी धीरे आवाज में इस पर बातें होने लगी। सोशल मीडिया के कारण लोग अवेयर होते गए, अपने जुल्मी तानाशाही के खिलाफ सोच बढ़ने लगी, लेकिन तुरंत कुछ एक्शन लेने जैसी सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि तानाशाह की पकड़ मजबूत थी। अभी एक स्कूली बच्चा बिल्कुल 14 साल का था, अपने दोस्तों के साथ स्कूल से बाहर निकल रहा था। उस वक्त सोशल मीडिया बच्चों तक पहुंच चुका था, इंटरनेशनल अपडेट्स बच्चों तक आते थे, आजू बाजू के कंट्रीज में जो चल रहा है उससे वो अवेयर होते थे। और वो एज ऐसी होती है 14-15 कि वो बच्चे जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं, जल्दी रिएक्ट भी होते हैं, क्योंकि आगे परिणाम क्या होंगे इसका अनुभव उनके पास नहीं होता है, तो रिएक्शन जल्दी हो जाती है। तो जैसे ये ग्रुप, एक 10 से 15 बच्चों का एक ग्रुप बाहर निकल रहा था, तो अचानक एक लड़के के दिमाग में क्या आया, तो उसने दीवार पे लिख दिया अपने अरबी भाषा में, अब तुम्हारी बारी डॉक्टर। देखिए, जब आजू बाजू के कंट्रीज में तानाशाही उखड़ रही थी, लोग उखाड़ के फेंक रहे थे, तानाशाही को बदल रहे थे, तख्ता पलट हो रही थी, तभी ये स्टेटमेंट वहां पे लिखा गया। बच्चे अपने अपने घर निकल गए। हुआ ये कि धीरे धीरे एक बात, वहां का जो सिक्योरिटी इंचार्ज था उस शहर का नाम था दारा, उस दारा शहर का जो सिक्योरिटी इंचार्ज था उस तक पहुंच गई कि दीवार पे, स्कूल के दीवार पे किसी ने इस तरह से बगावत वाली स्टेटमेंट लिखी है। वो खुद गया, चेक किया, पता करने लगा किसने लिखी, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। कुछ बच्चों का ग्रुप था, तो यही जानकारी उसको मिल रही थी। लेकिन पूरी तहकीकात करने के बाद वो दूसरे दिन फोर्स के साथ स्कूल में गया और 15 बच्चों के गुट को उसने वहां से उठाया, अरेस्ट कर लिया, और फिर उनको अंदर करने के बाद चालू हो गया अत्याचारों का सिलसिला, क्योंकि उसको यह जानना था कि ये लिखा किसने है। और 15 बच्चे किसी का भी नाम लेने को तैयार नहीं थे, सब एक ही जात के थे, सुन्नी, सब अपने बचपन के दोस्त थे, बहुत सारे रिश्तेदारी में थे, नाम नहीं ले रहे थे। बहुत उनकी हालत बहुत खराब कर दी, बहुत टॉर्चर किया, 3rd डिग्री लगाया, बेहाल कर दिया, लेकिन वो मुंह ओपन करने को तैयार नहीं थे। अभी यहां बाहर जैसे जैसे पेरेंट्स को मालूम हुआ कि बच्चों को अंदर किया है, टॉर्चर करने लगे हैं, पेरेंट्स जमा होते गए, रिक्वेस्ट करने लगे कि बच्चे छोटे हैं, उनको नहीं समझ है, उनको छोड़ दीजिए, हम उनको समझा देंगे। लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। दिन भर आंदोलन चलता रहा। शाम को ऑफिसर ने आके उस पेरेंट्स को बताया, इन बच्चों को आप भूल जाओ, इन बच्चों को आप भूल जाओ, नए बच्चे पैदा करो, और अगर आपसे नए बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो आपके औरतों को हमारे पास भेजो, हम बच्चे पैदा करवाएंगे। बस ये स्टेटमेंट बड़ी आग लगाने वाली थी, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली थी, पूरे शहर में हवा की तरफ फैल गई, लोगों का असंतोष बढ़ने लगा था। गली गली में लोग इकट्ठा होने लगे, चर्चा करने लगे, आवाज उठाने की प्लान करने लगे, कहीं कहीं पे घोषणाबाजी शुरू हो गई। और फिर जब हवा ज्यादा तैयार हो गई, वातावरण ज्यादा गर्म हो गया, तब असद को थोड़ा टेंशन आ गया, जो कि तानाशाह था, बशर अल असद, क्योंकि वो देख रहा था जो कंट्री में बहुत सारे तख्तापलट हो चुके हैं, जनता विद्रोह कर रही है। तो उसने जल्दबाजी में डिसीजन लिया, उसने मैसेज किया अपने लोगों को, उस ऑफिसर को, कि उन बच्चों को छोड़ दे। यह सब प्रोसेस होते होते 45 दिन निकल गए थे। 45 दिनों तक ये सब हो रहा था, और 45 दिन के बाद उन बच्चों को उस ऑफिसर ने, सिक्योरिटी इंचार्ज ने दारा के छोड़ दिया, पेरेंट्स के हवाले कर दिया। लेकिन 45 दिनों तक उनके ऊपर इतने अत्याचार हो गए थे कि उन बच्चों की हालत बहुत ही खराब थी। अभी
लोगों को 45 दिनों तक नहीं मालूम था अंदर क्या चल रहा है, लेकिन अभी जब बच्चों को देखा तो सबका खून खौल उठा। बच्चों की हालत देखी नहीं जा रही थी। दूसरे दिन फ्राइडे था, लोग मस्जिद गए थे नमाज पढ़ने। जैसे बाहर निकले, लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी, हंगामा शुरू कर दिया, सरकार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू हो गया। असद ने तुरंत एक हुक्म वहां पे दे दिया कि लोगों को कंट्रोल करो, कुछ भी करो, जरूरत पड़ी तो गोलीबारी करो, इस आवाज को दबाओ। गोलीबारी हुई, 2 लोगों की मौत हो गई। ये हो गया फ्राइडे को। सैटरडे को उन 2 लोगों का जब जनाजा निकल रहा था तो और जबरदस्त भीड़ बढ़ गई। लोग जोर से नारेबाजी करने लगे, विद्रोह की बातें करने लगे, और तब और एटमॉस्फेयर बिगड़ गया वहां का। और उन लोगों के ऊपर आर्मी की तरफ से, सरकार की तरफ से अत्याचार शुरू हुआ, लाठीचार्ज हुआ, गोलीबारी हुई। कुछ दिनों तक ये माहौल बिगड़ता रहा। टैंक तक रास्ते पे उतारे सरकार ने अपने ही लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर गोली डालने के लिए। ऊपर से हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाने लगे। लेकिन माहौल और गर्म होता गया, विद्रोह और बढ़ता गया। इस सिचुएशन में जो असद की सेना थी, जो सरकार की सेना थी, उस सेना में बहुत सारे सुन्नी मुस्लिम भी थे, क्योंकि 74% वहां की प्रजा मुस्लिम थी। तो सहज है कि वहां पे बहुत सारे मुस्लिम फौज में रहेंगे, और उन्हें वो अभी अवेयर हो गए, क्योंकि उन्हें अपने ही लोगों पर गोलियां चलाने के लिए मजबूर किया जा रहा था, गोली दागने के लिए मजबूर किया जा रहा था। वो उनके ही लोग थे, उनके ही जात वाले थे, उनके रिश्तेदार भी उसमें थे। तो सेना में विद्रोह शुरू हो गया। सुन्नी जितने भी मुस्लिम सेना में थे, उन्होंने सेना से विद्रोह करके वो बाजू हो गए। लेकिन बाजू होते वक्त वो हथियार भी लेके गए और लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, और एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा फ्री सीरियन आर्मी। जैसे ये विद्रोह बढ़ता गया, उसी वक्त इराक में बगदाद की ताकत बढ़ गई थी, बगदादी की, आईएसआई का बगदादी, आईएसआई, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक। अब यह बगदादी भी सुन्नी मुस्लिम था, और इस सिचुएशन में उसको साथ देना तो था ही, उसको अपनी ताकत बढ़ानी भी थी। तो बगदादी ने डिसीजन लिया इस आर्मी को, इस विद्रोह को सपोर्ट करने के लिए। तो उसने भी पूरी ताकत सीरिया में लगाना शुरू कर दिया, और उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी बढ़ा दिया। आईएसआई के बदले हो गया आईसिस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, क्योंकि अभी उसके हाथ में 2 कंट्री आने के चांसेस बढ़ गए। एटमॉस्फेयर और बिगड़ गया। उसी वक्त वहां पे कुर्द करके जमात है मुस्लिम, उनको स्वतंत्र होना था। तो इस माहौल में उन्होंने भी एक्टिव होना शुरू कर दिया, उन्होंने भी विद्रोह शुरू कर दिया। तो एक तरफ सरकार थी, एक तरफ अंदर के जनता थी, एक तरफ सेना के विद्रोही थे, एक तरफ बगदादी भी थे, एक तरफ वो कुर्द वाले, वो अतिरेकी भी थे, जिन्हें अलग होना था, अलगाववादी। अभी इस माहौल में ईरान ने असद को सपोर्ट करना शुरू किया, क्योंकि ईरान एक ही ऐसा स्टेट, राष्ट्र था जो शिया मुस्लिम था। तो उसे उस तानाशाह की साइड लेनी जरूरत लगी, और उन्होंने उसको सपोर्ट करना शुरू किया। तभी रूस ने भी एंट्री की और असद को सपोर्ट किया, क्योंकि उस अरब कंट्रीज में रूस को भी अपना एक दोस्त चाहिए था, उन्हें भी वहां पे थोड़ा सा अपना एक्टिवनेस दिखाना था। तो उसने भी असद को सपोर्ट करना शुरू किया। अभी रूस ने एंट्री की तो अमेरिका पीछे नहीं रहने वाला था। रूस ने सरकार को सपोर्ट किया तो अमेरिका ने विद्रोही को सपोर्ट किया, उसने बगदादी को सपोर्ट किया, उसने बगदादी को हथियारें भी दी, ट्रेनिंग भी दी। बगदादी बड़ा हो गया, ताकतवर बन गया, और वही बगदादी टाइम निकलता गया, विद्रोह चालू था।
और उसी वक्त बगदादी कुछ टाइम के बाद अमेरिका के क्रॉस में कारस्तान करने लगा और एक टाइम ऐसे आया कि बगदादी को अमेरिका ने मार डाला। अभी इसमें कुछ साल निकल गए, 2011 से लेके लगभग ये 2024 तक ये सिचुएशन चलती गई। फिर अभी तख्ता पलट अभी कैसे हुआ? विद्रोह चालू है, आंदोलन चालू है, लेकिन अभी इंसिडेंटली ये कैसे हुआ? इसका एक बड़ा रीजन है। जो असद सरकार को सपोर्ट करने वाले थे उसमें एक था ईरान, जो हिजबुल्लाह के कारण इजराइल के साथ युद्ध कर दिया उन्हें शुरू। वो उसमें बिजी है, परेशान है, उनका राष्ट्राध्यक्ष तक मारा गया है। तो अभी ईरान इस कंडीशन में नहीं है कि वो असद को सपोर्ट करे। पुतिन, रशिया, रूस, उसका युद्ध चालू है यूक्रेन के साथ। वो टेंशन में है नाटो कब अटैक करेगा और हमें कब स्टेप उठानी पड़ेगी। तो वो बिजी है अपने ही मैटर में। जो सेना थी असद की, उसमें से तो जितनी सुन्नी सैनिक थे वो तो बाहर निकल गए, तो बड़ा गैप तैयार हो गया। और जो दूसरे थे उनके भी ध्यान में आ गया कि ये विद्रोह बहुत बड़ा है, मारे जाने की संभावना बहुत थी और बहुत सारे मारे भी गए थे तब तक। तो सेना के नुमाइंदे भी भागना शुरू हो गए, सेना के लोग यहाँ वहाँ भागना शुरू हो गए। और फिर उसी वक्त जो आर्मी थी, आर्मी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन जो बगावत करने वाले सैनिकों ने तैयार की थी, जिसमें जनता भी शामिल थी, जो फ्री सीरियन आर्मी नाम से पहचानी गई, उन्होंने विद्रोह बड़ा कर दिया, शहरों पे अटैक करना शुरू कर दिया। और फिर असद को वहाँ पे सेटलमेंट करके वो हस्तांतर करना पड़ा, राज्य छोड़ना पड़ा और चुपके से उसे विमान से वहाँ से निकलना पड़ा। और वो पनाह ली उसने पुतिन के पास, जो उसका पुराना दोस्त था, रशिया में। और इस तरह से वहाँ पे तख्ता पलट हो गई। रीजन एक 14 साल का बच्चा, जिसके एक स्टेटमेंट से लोग इंस्पायर भी हो गए कि एक 14 साल का बच्चा ही लिखने की हिम्मत करता है, तो हम क्यों नहीं। और फिर आपको जैसे बताया उस तरह से कहानी में स्टेप्स होते गए और एक बड़ी क्रांति वहाँ पे हो गई। तानाशाह का 54 साल से चलता आया तख्ता पलट दिया गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जल्दी ही उस लोगों की खुशहाली वापस लौट आए, वहाँ पे एक स्थिर सरकार बने। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना, लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।